पूरे सौर मंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। केवल पृथ्वी पर जीवन और भगवान के बनाए सबसे अद्भुत क्रिएचर मानव की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए सब कुछ है, हवा, पानी, जमीन, भोजन, दिन और रात, सब कुछ, जिसके लिए इंसान को ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। इंसान ने अपने ऐशो आराम के सारे साधन भी बना लिए हैं और अब इंसान ब्रह्मांड के सबसे सुंदर ग्रह को बर्बाद करने की दिशा में भी आगे बढ़ चुका है। लेकिन पृथ्वी हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसे बनने में करोड़ों अरबों सालों का समय लगा है और फिर जाकर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए हम अपनी पृथ्वी को ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते। सौरमंडल के सबसे सुंदर ग्रह का निर्माण कैसे हुआ था और इस पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके ऑल दबाएं। पृथ्वी के बनने और जीवन की उत्पत्ति के रहस्य को जानने के लिए आज से 4.6 अरब वर्ष पहले उस समय में जाना होगा जब यह सब कुछ शुरू हुआ था। यह उस वक्त की बात है जब हमारे सौरमंडल यानी सूर्य, पृथ्वी, ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ था। एक आणविक बादल के फटने से हमारे सौरमंडल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस आणविक बादल में हाइड्रोजन, हीलियम और कॉस्मिक डस्ट मुख्य रूप से थे। इस बादल के फटने से ही हमारे सौरमंडल और सभी ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उस बादल में मौजूद हल्के एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम ने मिलकर सूर्य का निर्माण किया, जबकि बाकी बचे हुए डस्ट एलिमेंट्स ने सौरमंडल के दूसरे ग्रहों का निर्माण किया। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सभी ग्रह एक निश्चित ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। ग्रहों के बनने की ये प्रक्रिया अगले 10 करोड़ वर्षों तक इसी तरह से चलती रही और इसी प्रक्रिया में जन्म हुआ हमारी पृथ्वी का। पृथ्वी का तो निर्माण हो चुका था, लेकिन पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा का निर्माण अभी तक नहीं हुआ था। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले थिया नाम का एक उल्कापिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से टकरा जाता है। इस उल्कापिंड का आकार मंगल ग्रह के बराबर था। इस उल्कापिंड की जबरदस्त टक्कर से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे पृथ्वी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह उल्कापिंड टूट गया और इसके मलबे से ही चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा के निर्माण की इस प्रक्रिया को जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। इस तरह से पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा का जन्म हुआ। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी शुरू में बहुत कम थी, जो कि बाद में बढ़ गई। पृथ्वी पर टकराए बड़े और छोटे उल्कापिंडों से पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ चुका था। पूरी पृथ्वी की सतह एक खोलती हुई चट्टानों का गोला बन गई थी। इस बीच भी बहुत से उल्कापिंड पृथ्वी से लगातार टकरा रहे थे और यह उल्कापिंड अपने साथ ला रहे थे बहुत से खनिज, जो लगातार पृथ्वी के गर्भ में जमा होते गए। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान कम होने लगा और पृथ्वी के ठंडे होने की प्रक्रिया लगभग 60 करोड़ वर्षों तक चलती रही। पृथ्वी के ठंडा होने से वाटर वेपर्स कंडेंस होकर ओशियंस का निर्माण करने लगे। लावा ठंडा होकर चट्टानों का रूप लेने लगा। इस तरह 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण शुरू हो गया। अब पृथ्वी के वायुमंडल में अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और मीथेन जैसी गैसों का निर्माण शुरू हो चुका था। इस समय पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ा तीव्र गति से घूम रही थी। 3.8 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण शुरू हुआ और समुद्र की गहराइयों में सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई। समुद्र की गहराई में तापमान बहुत कम था, लेकिन उस गहराई में भी प्राकृतिक चिमनियाँ थी जो पानी को गर्म रखने में मददगार साबित हो रही थी। इस तरह पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल सभी परिस्थितियाँ थी, जिसके बाद
समुद्र की गहराई में सबसे पहले जीवन की शुरुआत हुई। समुद्र में पनपने वाले सबसे पहले एक कोशिकीय जीव एक प्रकार के बैक्टीरिया थे जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। समुद्र में बड़ी तीव्र गति से इनका विकास हो रहा था। समुद्र में साइनोबैक्टीरिया की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि यह समुद्र में पत्थरों जैसी संरचनाएं बनाने लगे थे। बैक्टीरिया के द्वारा बनाई गई इन संरचनाओं को स्ट्रेटोमेटोलाइट्स कहा जाता है। स्ट्रेटोमेटोलाइट्स का निर्माण आज भी ऑस्ट्रेलिया के शार्क बे में होता रहता है। यह साइनोबैक्टीरिया सूर्य से ऊर्जा ले रहे थे और ऑक्सीजन को समुद्र और हवा में छोड़ रहे थे। इस तरह यह बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर वातावरण और समुद्र में ऑक्सीजन के लेवल में वृद्धि कर रहे थे। आज ऑक्सीजन जीवन के लिए सबसे जरूरी है, लेकिन इन साइनोबैक्टीरिया के लिए यह ऑक्सीजन जहरीली थी। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने से यह साइनोबैक्टीरिया खत्म होने लगे थे और इनकी बहुत अधिक मात्रा खत्म हो गई थी। ऑक्सीजन लेवल के बढ़ने से साइनोबैक्टीरिया के मरने की इस प्रक्रिया को ऑक्सीजन कैटास्ट्रोफे कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीव की उत्पत्ति होने लगी जो इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने लगे थे। इस समय पृथ्वी के वायुमंडल में एक गैस की मात्रा बहुत अधिक थी, मीथेन, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। इसने वायुमंडल से हीट को सोखना शुरू कर दिया। मीथेन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बनाना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर CO2 का लेवल बहुत अधिक बढ़ गया था, जिससे पूरी पृथ्वी ने जमना शुरू कर दिया। पूरी पृथ्वी बर्फ की चादर से ढक गई और शुरुआत हुई पहले हिमयुग की। अगले 30 करोड़ सालों तक पूरी पृथ्वी एक स्नोबॉल बन गई थी। वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने से ओजोन परत की मोटाई अब बढ़ने लगी थी, जिससे पृथ्वी पर पानी के अलावा भूमि पर भी जीवन की नई संभावनाएं बन गई थी, क्योंकि ओजोन लेयर के बनने से पहले जीवन सिर्फ पानी के अंदर ही सीमित था। पानी में जीवन पनपने का कारण ये था कि पानी सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोक देता था। लेकिन ओजोन लेयर के बनने के बाद से अब पृथ्वी पर भी जीवन शुरू होने वाला था। आज से 54 करोड़ वर्ष पहले धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा, जिससे पृथ्वी पर जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है। अब समुद्र की गहराइयों में पैदा हुए एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीवों में बदलने लगे थे। समुद्र में सख्त चमड़ी वाले बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव जन्म लेने लगते हैं। इसके बाद समुद्र में मछलियों की हजारों प्रजातियां जन्म लेती हैं, लेकिन अभी भी भूमि पर जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। लेकिन भूमि पर अब जीवन के लिए परिस्थितियां अनुकूल थी। भूमि पर पानी, ऑक्सीजन, मिनरल्स और साथ साथ ओजोन लेयर के कारण हानिकारक विकिरणों का प्रभाव भी नहीं था, जिससे पानी से निकलकर पौधे और कवक अब धरती पर उगने लगे। पानी में भूमि के पास रहने वाली कुछ मछलियां अब धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगी। वक्त बीतने के साथ साथ उन्होंने पानी से बाहर आना शुरू कर दिया और अब उनके फेफड़ों का विकास होना शुरू हो गया। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करने वाले सबसे पहले वर्टेब्रेट्स यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर एम्फीबियंस यानी उभयचर थे। दोस्तों, एम्फीबियंस वह जीव होते हैं जो धरती और पानी दोनों में रह सकते हैं, जैसे कि मेंढक। इस तरह से पृथ्वी पर एम्फीबियंस एज की शुरुआत होती है। पृथ्वी पर आने वाले उभयचर जीवों में सबसे पहले जीव बड़ी तेजी से विकसित हुए, क्योंकि पृथ्वी पर उनका कोई शिकारी मौजूद नहीं था। लेकिन यह समय भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। 25 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर परिस्थितियां फिर से बदलने लगती हैं। पृथ्वी का तापमान ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण लगातार बढ़ता जा रहा था। जंगल सूख गए थे और पूरी पृथ्वी पर अकाल पड़ गया। इस विनाश में धरती पर मौजूद 95% जीवन खत्म हो चुका था।
इसे परमियन एक्सटिंक्शन भी कहा जाता है। लेकिन इतने बड़े विनाश के बाद भी 5% जीव बच गए थे। इन्हीं बचे हुए जीवों ने अगले युग की शुरुआत की थी, रेप्टाइल्स एज, यानी रेंगने वाले जीवों का युग। ये बचे हुए जीव अब जीने के लिए कुछ भी खाने लगे थे और गर्मी से बचने के लिए इन्होंने जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान कम हो चुका था। अब बचे हुए जीवों से बहुत से नए जीव विकसित हो चुके थे, जो भूमि, पानी और हवा में भी उड़ने लगे थे। अब धरती पर एक नया भूभाग बन गया था, जिसका नाम था सुपर कॉन्टिनेंट पैंगिया। धरती पर अब एक प्रजाति का दबदबा था और वह प्रजाति थी डायनासोर्स की प्रजाति। डायनासोर्स ने पृथ्वी पर 14 करोड़ सालों तक राज किया। पृथ्वी पर डायनासोर्स की बहुत सी प्रजातियां थीं। कुछ डायनासोर्स जमीन पर रहते थे तो कुछ हवा में उड़ते थे, कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि धरती के सारे डायनासोर्स विलुप्त हो गए और धरती पर इंसान का जन्म हुआ। डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ और कैसे पृथ्वी पर इंसान का जन्म हुआ, ये पूरा रहस्य हमने इस वीडियो के अगले भाग में बताया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।